का स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम माननीयों के बोल में श्रीमती विभा अवस्थी जी से। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, यहाँ का जो चुनाव रहा है 2023 का विधानसभा चुनाव, उसमें उसका काफी अहम योगदान रहा है। महिला मोर्चा ने जो काम किया, क्योंकि नारी शक्ति महतारी वंदन का जो था आपका तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको भाजपा ने दी है। मैं तो एकदम कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम माननीयों के बोल में। आज हम मौजूद है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की महिला भाजपा की प्रदेश महामंत्री और छत्तीसगढ़ की कद्दावर नेता श्रीमती विभा अवस्थी जी से। हम उनको जानेंगे कि क्या राजनीति छत्तीसगढ़ की है, क्या केंद्र की, कैसा उनका राजनीतिक सफर रहा है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद जी। मैडम सबसे पहला आपसे सवाल है कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत, सफर की शुरुआत आपकी कैसी हुई? बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी, और उसके बाद बोलते हैं कि स्पोर्ट्स प्लेयर रहता है वो कहीं शांत नहीं बैठता है। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती गई वैसे वैसे इंटरेस्ट मुझे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रहा। तो 10th क्लास से मैंने अपनी स्कूल की जितनी गतिविधियाँ होती थी उसमें मैं भाग लेती थी, तो वहाँ पर मॉनिटर बनने के इसमें रही। उसके बाद धीरे से मैंने जब कॉलेज में आई तो मैंने छात्र राजनीति में सीधा प्रवेश कर लिया। छात्र राजनीति में भी मैं बड़े पदों पर कॉलेज में रहते हुए, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं एक सुदूर वनांचल और अति संवेदनशील अमलीपदर देवभोग गाँव है, और रायपुर से मतलब एक आज जिसको हम मेट्रो सिटी कहते हैं उससे 250 किलोमीटर की दूरी पर है रेंज पर आपको जाने में उस समय 8 घंटे 9 घंटे लगते हैं। वहाँ मेरी शादी हुई, और वहाँ जाने के बाद 3-4 साल बाद एक राजनीतिक परिवार और एक व्यावसायिक परिवार की बहू थी। तो वहाँ से मेरे फादर ने मुझे थोड़ा सा गांव की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट किया, और गांव की गतिविधियों में ऐसी मैं रही कि वहाँ पर मैं बिना किसी पद में रहे आदरणीय गणेश राम भगत जी और आदरणीय लता उसेंडी जी को लेकर एक वनवासी महिला महासम्मेलन करवाया, जो शायद उस क्षेत्र के लिए पहली बार ऐसी कोई सम्मेलन हुआ था। उसके बाद उस सम्मेलन की सफलता के बाद लोगों के मांग पर मैंने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, और जनपद सदस्य का चुनाव भी मैं अपने गृहग्राम क्षेत्र से 10 किलोमीटर आगे जाके कमार भुंजिया जो विलुप्त जातियां हैं उनके बीच जो माली जाति है और जो उधर के आदिवासी जातियां हैं उनके प्रेम और उनकी पसंद बनकर मैं वहाँ पर जनपद सदस्य के रूप में आई, और उन्होंने भारी मतों से मुझे जिताया, और मैनपुर ब्लॉक में मैं जनपद सदस्य के पद पर 5 साल आसीन रही। उसके बाद फिर भाजपा की राजनीति, क्योंकि मेरी संघ परिवार से मेरा रिश्ता रहा है। मेरा ससुराल भी भाजपा परिवार और मैका तो संघी है, पूरी संघी है, तो वो विचारधारा मेरे नस नस में बसी थी। मैंने तुरंत भाजपा ज्वाइन कर, और भाजपा से फिर मैंने अपनी मंडल उपाध्यक्ष से मैंने शुरुआत किया 2005 से, और बिना किसी पद में रहे 2003 की परिवर्तन यात्रा में भी अपनी भागीदारी मैंने दिया था, जब हमारी छत्तीसगढ़ में आदरणीय जयदेव जी ने यात्रा निकाली थी। तो और उसी से मेरी फिर पृष्ठभूमि तैयार हो गई। फिर धीरे धीरे विभिन्न पदों में, बड़े पदों में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, और मेरे नेतृत्व को निखारा भी, और मुझे अवसर इतने दिए कि मैं फिर जब जिला बना तो प्रथम जिला अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर आई। उससे पहले मैं रायपुर ग्रामीण था तो कोषाध्यक्ष के पद पर थी महिला मोर्चा से, फिर मेन बॉडी में जिला उपाध्यक्ष बनी, और प्रदेश में सोशल मीडिया प्रभारी और मीडिया प्रभारी के रूप में मुझे महिला मोर्चा में फिर से दायित्व दिया, और अभी दूसरी बार मैं प्रदेश महामंत्री के दायित्व में अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने संगठन के विश्वास पर आज मैं प्रदेश महामंत्री के पद में हूँ। और इससे बड़ी बात यह है कि विपक्ष में जब व्यक्ति सोचता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, उस समय मुझे मेरे संगठन ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। मुझे भारत सरकार में केंद्रीय रेल बोर्ड में पीएससी सदस्य बनने का अवसर दिया, और वो ऐसा पद है कि मैं पूरे देश में गई हूँ, पूरे देश की जगहों में जांच की हूँ, और इतना बड़ा
क्षेत्र मैंने पाया, मैं अपने संगठन को प्रणाम करती हूँ। खेल से भी आपको काफी लगाव रहा है, किस तरह से आपने कौन सा खेल खेला है और किस तरह से रहा है वो सफर? देखो, बचपने में तो धूल मिट्टी बच्चों को बहुत पसंद रहता है जी। तो मेरी मिट्टी मेरी माटी तो घर के संस्कार में बसी थी। मैं 7th क्लास से वॉलीबॉल और कबड्डी और तवा फेंक, भाला फेंक, गोला फेंक जैसे में सारे इवेंट्स में, जब भी स्पोर्ट्स का आता था तो स्कूल में जितने इवेंट्स होते थे सब में भागीदारी रहती थी। उस समय ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ इसी को खेलो करके। तो इसमें मैंने संभागीय स्तर तक जा के मैंने बाहर जाना जब शुरू किया, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन होने शुरू हुए तो वो इतना इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर 10th क्लास में मैंने जूनियर नेशनल के लिए गई वॉलीबॉल में। फिर लगातार मेरी ऐसी रही कि मैं वॉलीबॉल के बिना, मैं जैसे बोलते हैं ना छाया बनती है अपने आप खड़े होते, उसी प्रकार वो मेरे छाया के रूप में मेरी पूरी अंदर आत्मा में समा गई कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है और बनना है। तो मैंने इसमें काफ़ी संभाग खेले, काफ़ी स्टेट भी खेले और 7 नेशनल मैंने किया है। वो इंटरनेशनल जो होता है या ग्रामीण प्रतियोगिताएं होती है और स्कूल से होता है और अलग से भी क्या बोलते हैं युवा एवं खेल विभाग से होता है। ऐसे क्षेत्रों में जाके मैंने पार्टिसिपेट किया है। 4 बार इंटर यूनिवर्सिटी खेली हूँ मैं और 4 बार नौनी हिमाचल प्रदेश में हम लोगों का प्रतियोगिता रहा। उसके अलावा कबड्डी में मैंने नेशनल किया है, गोरखपुर में खेलने गई थी। तो खेल से मेरा शुरू से लगाव रहा है। उसके साथ साथ वाद विवाद में भी संभाग और स्टेट का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था और निबंध में भी ऐसे ही कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है एक खिलाड़ी ना सारी जिंदगी जी सकता है, मतलब हर फील्ड को अचीव करना है तो एक खिलाड़ी के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि हार जीत उसके लिए मायने नहीं रखता, नेतृत्व मायने रखता है। तो मेरा शुरू से खेल में बहुत लगाव रहा है और अभी भी आप बिलीव करेंगे तो अभी वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई, मुझे मेरी सहेलियों ने फ़ोन किया, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है जैसे रेखा पदम जी, उनकी छोटी सिस्टर मेरी फ्रेंड रही, उन लोगों ने, सरिता यादव जी यहाँ पर अभी ऐसा ही, उनने मुझे फ़ोन किया, मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत चली गई। आज भी मन करता है, स्पोर्ट्स में होते रहता है तो चूड़ी उड़ी को थोड़ा सा निकाल दूँ और वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दूँ। तो वो ललक आज भी है और है। मतलब खेल से आपका बहुत काफी लगाव रहा है, योगदान भी रहा है। अब हम छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात कर लेते हैं। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होना है। खबर हमें है कि आप महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रही हैं, तो आपको यदि भाजपा यहाँ पर विश्वास आप पर जताती है और आप अगर सांसद बन जाती है तो भी किस तरह से वहाँ के लिए, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कुछ तो योजना बनाएगी, क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये चीज किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, पहले तो आपको एक क्लियर करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्वतंत्रता है भारतीय जनता पार्टी में कि आप अपनी इच्छा अपने संगठन के सामने रख सकते हैं जी। क्योंकि हम लोग, मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं है, एक मेरा परिवार है जहाँ मैं अधिकार से जाती हूँ, अधिकार से बोलती हूँ, जहाँ पर कभी मेरे घर वाले ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को जीते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि संगठन जो निर्णय लेती है सर्वोपरि रहता है हम लोगों के लिए। संगठन क्या सोचता है और संगठन किसे नेतृत्व देता है वो उन पर रहता है। रही बात इच्छा की, तो मैंने इच्छा जरूर जाहिर की है कि मैं लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधित्व देना चाहती हूँ, फिर उनके ऊपर उनका आशीर्वाद। दूसरी बात यह है कि जनरली मैं एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आती हूँ और बहुत सुदूर क्षेत्र से आती हूँ, जहाँ मुझे 8 घंटे पहुँचने में लगते थे। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, आप विश्वास ही करेंगे 8 से 4 घंटा हो गया। दूसरी, वहाँ बिजली नहीं थी, मतलब मैं ऐसी व्यवस्था में गई थी, रायपुर की बेटी, रायपुर में पढ़ने वाली लड़की उस गांव में गई है, तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो वो लाइट भी हम लोगों को 3-4 साल बाद मिला। तो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में मैं गई हूँ। दूसरा, पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और जनता ने मुझे सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात थी कि मेरे वो भोले भाले अति प्रिय, मतलब मैं चाहती भी नहीं कि शहर की कोई बात जो विरक्तियाँ हैं वो वहाँ जाए मेरे क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सिंपल, बहुत सीधे, बहुत प्यारे लोग निवास करते हैं, जिन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास जताया।
तो मैं उनके बीच में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए उस समय राजनीति से ज़्यादा लोगों के बीच में समाज सेवा का जुनून, तो मैं उस समय अंदर अंदर जाती थी, क्योंकि मैं वहाँ की स्थिति परिस्थिति जब देखती थी तो बहुत पीड़ा होता था। मतलब मैं जनपद सदस्य थी, तो कोई छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, मेरे को बिजली के खंभे के लिए ट्रक में बैठ के ट्रक वाले को दिशा मोड़ के गांव के अंदर ले जाना पड़ा कि खंभे उतारना। और आप विश्वास नहीं करोगे, खरी पथरा के जो जितने रहने वाले लोग हैं, कमार गुंजा जाति जनजाति, मेरे भाई मेरे बंधु, उनको और मेरी बहन, मेरा पूरा परिवार समझिए, मैंने उनको बस इतना समझा दिया कि मैं खंभे लेके आ रही हूँ, पूरे लोग आ गए खंभे को उठा के ले जाने के लिए, और 3 से 4 किलोमीटर वो घसीट के लेके गए। तो मैंने उनको करीब से देखा है। फिर उसके बाद मैं वृंदानगर से निकल कर मैं जिले के नेतृत्व में आई। जिले में मैंने राजिम की पृष्ठभूमि देखी और मेरा पुरातत्व पे बहुत लगाव है, तो मैंने राजिम को पढ़ा, राजिम के परिक्षेत्र को जाना समझा। मैं आज ये कह सकती हूँ कि अगर हमारा पर्यटन के लिए अगर छत्तीसगढ़ को कहा जाए, तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में, भारत में हमारा बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। क्योंकि आप राजिम से शुरुआत करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि राजिम में राजिम लोचन जी हैं, तो गोपेश्वर महादेव जी हैं कोबरा में, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो जतमई घटा रानी, फिर भूतेश्वर नाथ जी, फिर उसके आगे जाएंगे तो सिका सेन, फिर उसके आगे जाएंगे तो एक और डैम है बुरेना डैम। ऐसे करके लास्ट बॉर्डर आप देवभोग में जाएंगे तो वहाँ पे सहसकोल है, ऋषिचरण, जहाँ पर जीवाश्म की उपस्थिति कहा जाता है, मतलब देव स्थल है पूरा। तो वो जानने का अवसर मिला, लोगों के बीच जाने का अवसर मिला। फिर धीरे से थोड़ी सी उपलब्धि बढ़ी, तो मैं महासमुंद परिक्षेत्र और धमतरी से अलग नहीं रह पाई, क्योंकि धमतरी की लोकसभा क्षेत्र में मेरा आता था, हर मीटिंग में जाना रहता था, व्यक्तिगत मुझे जाना रहता था महिला मोर्चा के कार्यक्रमों से। फिर मैं महासमुंद की प्रभारी भी रही, तो मैंने वहाँ की पूरी पृष्ठभूमि को समझा है, मतलब जमीन को समझा है। मैं वहाँ जमीन पे चलती हूँ, वहाँ धरती माता पे चलती हूँ, लोगों को मैंने जाना है और इतनी चीज़ें हैं उस क्षेत्र में। मतलब मुझे देवभोग का अगर परिचय देना पड़ता है तो मुझे कहना पड़ता है कि वहाँ पर हीरा मिलता है, सेनमुड़ा में हीरा मिलता है ना, मैं वहाँ गई हूँ शादी होकर, वो मेरा क्षेत्र। तो मतलब एक पहचान बनाने के लिए गरियाबंद जिले को किसी की मोहताज नहीं है, वहाँ के लोगों को नहीं, इतनी कलाकृतियों में निपुण है, जीविकोपार्जन के लिए उनके पास इतने रास्ते हैं जिन्हें हमें लाना है सामने तक। तो मैं उनके लिए सब काम करना चाहती हूँ। दूसरा, महासमुंद की पृष्ठभूमि है। महासमुंद अपने आप में देव स्थलीय, देवी वास करती है, वहाँ पर माँ चंडी जी का निवास है उस क्षेत्र में, परिक्षेत्र में। वो भी क्षेत्र काफ़ी मैं जाके वहाँ पर काफ़ी चीज़ काम कर सकती हूँ लोगों के बीच में। मेरा सबसे जाना पहचाना है, ग्राम जीवन है, ग्रामीण है, उनकी क्या उपयोगिता हो जाती है वहाँ पर। अभी मैं रेलवे के लिए मैंने जांच में भी गई थी महासमुंद, तो कोमा खान का विषय आया था, बड़ा विषय आया था कि वहाँ पर कोल के जो रेज होते हैं ना, हाँ। वो उसको वहाँ पर वो डंपिंग करना है, ऐसा तो ग्राम वालों ने मुझ पर विश्वास किया, बताया रही। और धमतरी में भी मैं जिस तरीके से मैंने देखा, गांव-गांव में जा के मैंने देखा, तो मैं उस क्षेत्र से क्या, मैं पूरे प्रदेश की पृष्ठभूमि से अनजान नहीं हूँ, क्योंकि प्रदेश में रहते हुए मुझे लगता है कि मैं ऐसी कोई जगह या कोई जिला नहीं छूटा है मेरा जहाँ मैं नहीं गई होंगी, या ऐसे वहाँ के लोगों से मैं नहीं मिली होंगी। ऐसा मेरे लिए कोई चीज़ अननोन नहीं है, ये मेरी भूमि है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अवसर अगर मिलता है तो निश्चित ही मैं अच्छा काम करके दे सकती हूँ। बाकी सब पार्टी पर निर्भर है। एक जो सवाल है वो है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, यहाँ का जो चुनाव रहा है 2023 का विधानसभा चुनाव, उसमें उसका काफी अहम योगदान रहा है। तो आप प्रदेश की महामंत्री भी है भाजपा महिला मोर्चा की, केंद्र से जो 33% आरक्षण चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को मिला है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस बार का जो चुनाव था 2023 का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि नारी वंदन, मतलब हम अभी गए थे अधिवेशन में तो बोर्ड में लिखा था कि देश की नारी शक्ति को वंदन। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात महतारी वंदन योजना की, तो इसने निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में अहम भूमिका निभाई है। और महिला मोर्चा ने जो काम किया, क्योंकि नारी शक्ति महतारी वंदन का जो था योजना,
वो कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने लाया था, क्योंकि मैं घोषणा पत्र समिति की सदस्य हूँ जी। तो मुझे पता है कि इसे कैसे लाया गया था। अब ये आया, उसके बाद फिर महिला मोर्चा को दिया गया था कि आप सबके पास इस योजना को पहुंचाए, और जमीनी स्तर तक महिला मोर्चा ने इसे पहुंचाया, जिसका लाभ ये हुआ कि आज हम सरकार पे हैं। और सबसे बड़ी बात है मेरी हमारे संगठन और हमारे जो केंद्र में बैठे हमारे जो अमित शाह मोदी जी है, और हमारी पूरी संगठन की टीम, पवन शाह जी, जामवाल जी है, माथुर जी है, नितिन नवीन जी है, ये सारे शिवप्रकाश जी है, ये सारे लोगों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि विवाहिता महिलाओं को माह में 1,000 रुपये और सालाना 12,000 रुपये इनको दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप देख लीजिए 2014 से सारी योजनाओं में 80% आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वंदन स्वरूप अपनी नारी शक्ति को पूरी योजनाएं बना के दी। एक बच गई थी विवाहिता महिलाएं, जो हमेशा कहती थी हमको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो आज इतना बड़ा जो संख्या में महिलाओं को नारी शक्ति वंदन और ये महतारी वंदन के तहत हम लोग जो 12,000 रुपये सालाना देने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 1 मार्च से शुरू भी हो जाएगा, और निश्चित ही ये बड़े सम्मान और गर्व की बात है कि हमको दिया गया है। इसकी पहली किस्त कब जारी हो जाएगी? 1 मार्च से। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी का आया है जी। तो न्यूज़ में देख सकते हैं। दूसरी बात 33% आरक्षण की भूमिका की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारे आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा विज़न है। देश में निर्णय लेने के लिए 33% महिलाओं को वहाँ पर संसद में बैठना या लोकसभा विधानसभा में बैठना और उस निर्णय में भागीदारी करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में जो बना है लाडली बहना और महतारी वंदन से सरकार बनी है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि आधी आबादी ने वोट परसेंट छत्तीसगढ़ का 46% पर लेके गई है। तो निश्चित ही लोकसभा में 86% ले जाने में उनको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम सम्मान के भूखे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस विषय को दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और हमें आज इतना बड़ा सम्मान दिया कि हम वहाँ पर 33% लोकसभा में जाके हमारी बहनें बैठेंगी और निर्णय करेंगी देश के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए क्योंकि यह बिल काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के काल से यह बिल चल रहा था, वो पास ही नहीं कर रहे थे। और जब इस विषय पर चर्चा होती थी तो हमेशा इस विषय के विपरीत डिसीजन आता था कि अभी कर देंगे, आने वाले साल में कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन उसे किसी न किसी कारण से रोक के रखा गया, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार लोकसभा से पास करके, राज्यसभा से पास करके, बहुत बड़ी बात है, पूरे संपूर्ण देश की महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। देखिए, वो तो 14 से दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सम्मान है कि देश की आधी आबादी को, पूरे देश की बहनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सच में वंदन बना दिया। आज महसूस होता है कि जो हम कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता अपने आप बसते हैं, इसको अगर यथार्थ करके किसी ने दिया है तो हमारी केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, और मेरे देश के तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ कनिष्ठ हैं, जिन लोगों ने समर्थन दिया, उनके विश्वास से आज महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिला। आज लगता है गर्व से कि हम सच में बहुत पुरानी जो दुर्गा काली को पूजा जाता था, वो आज महसूस होता है, गर्वान्वित हो रहे हैं हम कि सच में वो पल फिर से आ गया है कि आज हमें उस रूप में पूजा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा के जितने संगठन के लोग हैं और मेरा पूरा भाजपा परिवार, छोटा से बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की, और मेरी मातृशक्तियों के मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैडम, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप महासमुंद से दावेदारी पेश करें, क्या इसको लेकर के किसी केंद्रीय नेतृत्व से, किसी बड़े नेता साहब की बात हुई, चर्चा हुई? देखिए, मैंने अभी तक तो कहा नहीं है, क्योंकि जब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, मेरे परिवार, मेरा मुखिया, जो मेरे संगठन के बड़े मुखिया हैं, मैंने उनको जब बायोडाटा की बात की कि मैंने भी एक बायोडाटा लाया है, तो बोले बायोडाटा की आवश्यकता नहीं पड़ती,
क्योंकि आप लोग हमारे जीवंत कार्यकर्ता है और हमारी नींव है वो। आप लोग ऐसे कैसे बायोडाटा के करते, आपकी पहचान ऐसे नहीं। तो मुझे इस बात से इतना गर्व हुआ, सच मानो तो मैंने 12-13 अभी तक अपना बायोडाटा बना के रखी हूँ, पर मैंने सिर्फ 2 बायोडाटा अपना दिया और बाकी पूरी वैसी की वैसी रखी है। पता नहीं, जब भी मैं अपने बड़े लीडर के सामने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये ना बोल दे कि आप बायोडाटा की, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में विश्वास की शक्ति है और वो विश्वास इतना ज़्यादा है ना कि, और पहचान सबसे बड़ी बात, मैं गरियाबंद में क्या कर रही हूँ या गरियाबंद की छोटे से अमली पदर में मेरा पोस्टर बैनर लगा है कि नहीं, मैं क्या काम कर रही हूँ, वो तक मेरे संगठन को पता है। और मुझे नहीं मालूम कि मेरे संगठन को पता है, पर मेरे संगठन को पता है। चर्चा के बीच में जब ये आ जाता है कि उस कार्यक्रम में उस दिन तुम उस कार्यक्रम में थी कि नहीं थी, तब मुझे लगता है अरे मेरा संगठन तो मुझे मतलब जमीन से जानते हैं, सबको जानते हैं, सबके बारे में विषय जानते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे बायोडाटा देने की आवश्यकता नहीं है करके कहा गया। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास करके संगठन को थमा दिया। और हाँ, मुझे जो भी मिले, अभी मैं अधिवेशन में गई तो मैंने अपने विचार जरूर रखे कि मैं भी एक हूँ महासभा से, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं, मिलेगा तो सिरोधार्य है, नहीं मिलेगा तो सिरोधार्य है, क्योंकि मैं इस परिवार की बेटी हूँ। आप उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, इसके साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री भी हैं, इसके अलावा भी अनेक पदों पर हैं। भाई इतने सारे पदों पर रह करके उसका निर्वहन करना, क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोगों से भी आपको मिलना है, बैठकों में भी शामिल होना है, एक चुनौती से कम नहीं है। भाई कैसे मैनेज करती है आप इसे? देखिए, कोई भी काम करने के लिए लगन होना चाहिए जी, और लगन के साथ साथ आस्था, है ना। हम अपने देवी देवताओं इष्ट को सुबह उठते ही नहाने धोने के बाद पूजा करना नहीं भूलते, क्योंकि वो हमारे कर्म में शामिल है। वैसे ही मेरे कार्य मेरे कर्म में शामिल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे समाज सेवा के रूप में किसी को समय देना रहता है तो मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि कार्यक्रमों के अभाव में इधर से उधर हो जाता है। थोड़ी सी मेरे से मिलने वालों को तकलीफ भी हो जाती है कि दीदी 10 बजे बोले थे तो 11, लेकिन मैं ना नहीं बोलती और पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं हर चीज़ को अटेंड करूँ। एक रात का समय होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है 18 घंटे कुछ होते हैं, तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनसे हम कुछ तो चुराते होंगे। तो ऐसा लगता है कि जब हमारे मुखिया इतना काम कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं। लेकिन हाँ, मेरे साथ मेरी फैमिली सबसे बड़ी बात होती है। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा का बहुत सपोर्ट है, मतलब इतना ज़्यादा कि कभी कभी मैं रो पड़ती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कि मैं तुमको समय नहीं दे पाती हूँ करके, लेकिन जब भी घर में रहती हूँ पूरा समय देने का प्रयास करती हूँ। दूसरा, मेरी वकालत, मेरी पृष्ठभूमि, मेरी पहचान, वो क्षेत्र है वकालत जहाँ सब खत्म हो जाएगा तो भी वो जीवित रहेगा, क्योंकि उसके लिए कोई क्राइटेरिया डिपेंड नहीं करता है, तो मैं उसको जिंदा रखती हूँ। तो उसमें मेरे कुछ एसोसिएट के रूप में हम काम करते हैं। विकास दुबे जी है मेरे साथ, पीसी निर्मलकर है, रत्नेश दास जी, ये एडवोकेट ऐसे हैं कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। जब भी मेरे केसेस आते हैं हेल्प सपोर्ट से हम करते हैं, हमारी काउंसलिंग होती है, हमने बैठक एक दिन तय करके रखे, इस दिन हमको सारे अपने क्लाइंट्स के साथ बैठना है, उस दिन मैं सारी चीज़ें भूल के बैठती हूँ। और राजनीति की बात है तो संगठन का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने अधिवेशन में एक शब्द कहा कि मैं अद्भुत है और मैं आश्चर्य में, मेरा जो कार्यकर्ता है वो पूरे दिन लगा रहता है, क्योंकि हम लोग इतने कार्यक्रम आते हैं हमारे लिए और रोज हमको संगठन की कोई ना कोई गतिविधियों में जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी सुबह से तैयारी चलती रहती है। कभी कभी बैलेंस बनाने के लिए कोई बड़ा इशूज़ आ जाता है वकालत में, तो फिर कहना पड़ता है कि आज थोड़ा सा समय दे दीजिए और मैं इधर देख लेती हूँ। कहीं पर कोई चीज़ रोड़ा नहीं अटकता है अगर आपकी लगन शक्ति बहुत मजबूत है तो। और मुझे लगता है कि ईश्वर से मैं सुबह उठ के सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतने काम दीजिए कि मैं कुछ और ना सोच सकूँ। तो हो जाता है मैंने सबसे, क्योंकि महावीर इंटरनेशनल में भी मैं काम करती हूँ और वहाँ पर भी एक बड़ी जवाबदारी से वर्क होता है, तो उससे भी जुड़ी हुई हूँ मैं। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको भाजपा ने दी है,
क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ के में जो चुनाव है लोकसभा पूरे देश में ही है, तो आप नरेंद्र मोदी जी को कितनी सीट यहाँ से दिला पाएंगे? मैं तो एकदम कॉन्फिडेंटली, पूरे विश्वास के साथ, मेरा छत्तीसगढ़ तो पूरे राम में है, मोदी में है। हम भूल गए हैं कि हमारे ये वातावरण में कभी कुछ रहा होता था। अब तो हमें ऐसा खुद को अनुभव होता है कि हम जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं मोदी सरकार अब की बार 400 पार। मतलब वो शब्द इतने भर गए हैं ना कि छत्तीसगढ़ की तो पूरी 11 की 11 सीटें जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरी 11 सीटें जाएंगी और थोड़े मोड़े नहीं, भारी मतों से जाएंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, कोई भी फाइट करे, कोई भी चुनाव लड़े, पर भाजपा संगठन तो पूरी लग के, और जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी मतों से जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो हम नारा देते हैं 400 पार, उसमें हम 400 पार करके रहेंगे। अब जो सवाल करने जा रहे हैं मैम, वो बालाघाट से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के जो जिला है। तो आप संगठन के कार्यों से आपका बालाघाट आना जाना रहता है, तो वहाँ की राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हो कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, किसके ऊपर विश्वास जता सकती, कैसा क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं एकदम से नहीं कह सकती कि विभा को टिकट मिलेगी, विभा लड़ेगी, है ना। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सर्वोपरि होता है, वहाँ पर किसी की नहीं चलती है, और वो जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति जीत सकता है या कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विश्वास पात्र है और विश्वास के आधार पर संगठन और सत्ता को आगे ले जा सकता है। तो वैसा वो निर्णय वहाँ पर लेंगे, मुझे मालूम है। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए लेंगे, वैसे बालाघाट के लिए। लेकिन हाँ, मेरी बालाघाट की पृष्ठभूमि से बहुत लगाव है, क्योंकि मैं बाला साहब देवराज जी के करांजा में कार्यक्रमों में जाती रहती हूँ। दूसरा, वहाँ अभी बीजेपी के जो खरगाल जी हैं, जिनका देहांत हुआ है, उनसे काफ़ी मेरा लगाव रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर जन्मदाता रहे हैं, पितृ तुल्य रहे हैं मेरे, जो भाजपा को वहाँ पर उन्होंने प्रथम इसमें लाए थे, साइकिल में जा के, जिनको बोला जाता था। लांजी परिक्षेत्र में जितने नक्सलाइट गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और जितने अति संवेदनशील गांव हैं, जहाँ तक व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पाती या जहाँ तक हम नहीं सोच पाते हैं कि वहाँ जाके काम करने का, तो वहाँ हमारे लांजी में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में है विशाल होंगल जी, उनके नेतृत्व में हम वहाँ के पूरे गांवों में पहुँचे हैं। मतलब आज मैं कह सकती हूँ कि आपके इलाज के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या आपके निरीक्षण के लिए आई कैंप कितने लगे होंगे वो मैं गिन नहीं सकती। हाँ, इतना बता सकती हूँ कि 40,000 से ऊपर लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया है। और एक तो ऐसा है कि जो आँख नहीं दिखती थी, जो पूरी तरीके से ब्लाइंड हुए थे, उनकी भी आंखें लौट आई। ये बहुत बड़ी बात है कि महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से इतने काम होते हैं। और वहाँ कभी ठंड के दिनों में हम कंबल वगैरह वितरण करने जाते हैं, स्वेटर वितरण करने जाते हैं, बाकी समय पर हम उनकी और भी कुछ ज़रूरतों की चीज़ों को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने वहाँ पर महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़ के काफ़ी काम मैंने उस क्षेत्र में किया है। तो मैं वहाँ के लिए भी निश्चिंत हूँ, वहाँ के लिए भी मैं निश्चित हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लांजी से विधायक आया है मेरा छोटा भाई, वहाँ पर चुनकर, उसके लिए कितनी चीज़ें चल रही थी, लेकिन आई भाजपा जी। तो इस बार भी मैं निश्चित होकर कह सकती हूँ कि सांसद भी हमारे भाजपा ही रहे। अगला जो सवाल है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन हमको मुठभेड़ देखने को मिलते रहता है, बीते दिन भी हुए हैं, कुछ जवान शहीद भी हो गए हैं। बालाघाट जिला भी नक्सल से प्रभावित है और लगातार उनका जो दायरा है वो बढ़ रहा है। तो दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, इनसे निपटने के लिए किस तरह से सरकार काम करेगी? देखिए, अभी बीच में अमित शाह जी इसी विषय को लेकर बैठक रखे थे, एक बड़ी बैठक जैसे सरकार आई उसमें जगदलपुर में। और सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। उससे पहले आप देखिए, इससे निपटने के लिए काफ़ी सारे रास्ते बनाए गए थे हमारे केंद्र सरकार से लेकर और हमारे राज्य सरकार के द्वारा। उस समय गतिविधियां एकदम न्यूट्रल हो गई थी,
जी। उसके बाद अभी फिर से जब शुरू हुई, ये सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई उस समय, तो आप अगर वहाँ की पृष्ठभूमि में निकाल के देखेंगे तो नक्सल प्रभावित या नक्सलाइट घटनाएं नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि हमारे जवानों को मारा जा रहा है, ये भी सही बात है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी मारा गया। 6 लोगों की अभी मृत्यु हत्या हुई है, आपने सुना होगा बस्तर परिक्षेत्र में 6 लोगों को मारा गया। कोई मंडल अध्यक्ष रहा है तो कोई मंडल महामंत्री रहा है। एक हमारा दूसरा, हमारे जो बच्चे, एक मतलब बहुत छोटी आयु जिसको बोला जाता है, हम तो 25 के बाद को बड़ी आयु मानते हैं हमारे यहाँ संस्कारों में। एक छोटी आयु के बच्चे 22 साल 24 साल के बच्चे सैनिक में आते हैं, बन के आते हैं, आर्मी में आते हैं, और उन बच्चों को कितने अभी एक घटना घटी जिसमें क्या बोलते हैं 3-4 बच्चे शहीद हो गए। ये बहुत पीड़ादायक है। इसके लिए निश्चित ही हमारी सरकार जो है कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है, और अभी भी इस पे ब्रेक लगे या ये कम हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। और अभी हमारी जो राज्य सरकार में विष्णुदेव साय जी आए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उनका वो तो उसी क्षेत्र से है ना, वो बहुत उस दर्द को, उस पीड़ा को बहुत गंभीरता से समझ सकते हैं और हृदय से समझ सकते हैं, मैं कहना चाहूँगी तो। और मैं भी उसी क्षेत्र में रहती हूँ, मैं भी आँख से देखी हूँ कई घटनाएं कि किस तरीके से ये किया जाता है। तो मुझे मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर और मुझे प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शर्मा जी, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, संगठन से आए हैं और एक अच्छा युवा नेतृत्व करता है, और मेरे मुखिया जो विष्णुदेव साय जी हैं, इसके लिए जरूर कोई बड़ा प्रयास करेंगे और इसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 22 फरवरी यानी कि कल छत्तीसगढ़ दौरे पर है, तो आप उनके दौरे को किस नज़र से देखते? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी आता है ना तो आप मीडिया वाले पूछते हैं सवाल, और हमारा हमेशा से जवाब रहता है, हमारा संगठन कभी रुकता नहीं है, इसलिए संगठन के लोगों का निरंतर प्रवास चलते रहता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो टीम है, उनको तो 18 घंटे मेहनत करने के लिए कहा गया है, वो कैसे शांत बैठ सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ में आना कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आते रहते हैं। मतलब लोग बोलते हैं पहले कि तो केंद्रीय मंत्री कौन है सोचते थे, मुझे लगता है कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में थी तो मैं सोचती थी केंद्रीय मंत्री कौन है, क्या नाम है करके। आज बच्चा बच्चा जानता है कि अमित शाह जी क्या हैं, तो राजनाथ जी क्या है, तो सीतारमण जी क्या है, मतलब मैं महिला नेतृत्व का नाम ना लूँ तो अच्छा होगा, स्मृति ईरानी जी क्या है, सरोज पांडे जी क्या है, मतलब बच्चा बच्चा जानता है पूरा देश का, है ना। तो ये निरंतर हमारी आने वाली, और हमारे, मैं तो पहले बोल चुकी हूँ, हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है काम है, तो वो अपने संगठन और अपने विषयों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और मिलेंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे, सरकारी कार्यक्रम अटेंड करेंगे, भाजपा के लोगों से मिलेंगे, भाजपा के कार्यक्रम अटेंड करेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, और जो विषय रहेगा संगठनात्मक विषय वो संगठन से करेंगे। और जो यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी राज्य बना है, तो अभी चल रहा है विकसित भारत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो हम कैसे छत्तीसगढ़ को भी विकसित करें ताकि विकसित भारत संपूर्णता की दृष्टि पड़ जाए, इस विषय पर भी वो चर्चा करने आए। अंतिम सवाल जो है हम पूछ रहे हैं, हसदेव वनकटाई जो है इसका काफी विरोध हुआ है, यही नहीं छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश भर में जगह जगह से। तो यहाँ पर तो राज्य में भाजपा की सरकार है, तो किस तरह से आपका इस पर कैसा क्या विचार है? देखिए, हसदेव विषय अभी 5 साल में काफ़ी आप लोगों ने मीडिया में लाया, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मीडिया हसदेव विषय पर हसदेव की तरफ थी, मतलब उस जंगल को बचाने के दृष्टिकोण में मीडिया भी जुड़ी थी, आम जनता भी जुड़ा था, भाजपा का भी सपोर्ट था। और जो पूर्व के सरकार थे उनको तो त्वरित निर्णय ले लेना था, क्योंकि उनके हाथ में था, उनको निर्णय लेने में या उनको उस हसदेव के विषय पर सोचने में, कानून बनाने में, काम करने में इतना समय लगा तो उनकी सरकार भी चली गई। हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित ही हसदेव के लिए पॉजिटिव विषय रखेंगे, हसदेव के पक्ष में रखेंगे, और मुझे लगता है कि हसदेव को बचाया जाएगा। इन तमाम विषयों पर जो चर्चा आपने की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सवालों का आपने एकदम
सरलता से जवाब दिया। तो आप सुन रहे थे कि हम चर्चा कर रहे थे महिला भाजपा मोर्चा की प्रदेश महामंत्री, इनको सुन रहे थे हम। एक छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है इस पर चर्चा कर रहे थे, उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई, इसके अलावा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में वो क्या सोचते हैं, इसके अलावा महासमुंद से वो दावेदारी भी कर रही है। तो क्या दावेदारी कर रही तो सांसद बनने के बाद में महासमुंद के लिए वो क्या विकास कार्य करना चाहेगी, किस तरह से उन्होंने योजना बना कर रखे हैं, इन विषयों पर हमारे साथ उन्होंने चर्चा की। फिलहाल हमारे माननीयों के बोल कार्यक्रम में इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। धन्यवाद।